अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने लेवल पे हम डेवलप करते हैं ताकि हम अपने काम को आसान बना सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। जिसमें सबसे पहले हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप करती है ताकि उसके जो लो लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और मेंटेन हो सके। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है जो हमारे टेक्निकल लेवल के लिए होता है कि वो लोग इन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं और अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसके बेसिस पे वो अपने पास्ट और फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है कि एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नाम से शो हो रहा है कि हमारे पास जो है ना एग्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? ताकि उनके काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो लोअर लेवल का ज़्यादा ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है कि सामान उसके लिए पड़ा है कि नहीं पड़ा। उसको इसके साथ कोई वो जो है ना काम नहीं होता, सरोकार नहीं होता कि कंपनी 5 साल में कहाँ खुद को देखना चाहती है, 10 साल बाद कंपनी कहाँ तक पहुँचना चाहती है, इसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उसके कंसर्न सिर्फ यहाँ तक होता है कि वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्टिविटी करके दे दे और एक अच्छी हैंडसम सैलरी गेन कर सके। लेकिन हमारे पास जहाँ मैनेजर होता है तो वो जो है ना क्या करता है कि दरम्यान में एक मिडिल लेवल पे दोनों को कनेक्ट रखता है। जो फ्यूचर के प्लान्स वहाँ पे जो है ना एग्जेक्टिव्स बनाते हैं, मिडिल वाला क्या करता है कि उनके ऊपर वर्कआउट करता है कि जो है ना हमारे ऑपरेशनल लेवल वाले उन चीज़ों को परफॉर्म कर सके और जो ऑपरेशन लेवल से उनके पास जो ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड आता है वो उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है और उसको यूज़ करने की कोशिश करता है ताकि उसको जो है ना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इंफॉर्मेशन का बेहतर इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग कर सके। लेकिन जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं तो उनको डेली रूटीन और इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि कितना सामान बिका आज, कितना सामान नहीं बिका, बल्कि उसको ईयर एंड पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारे थ्रू आउट द ईयर्स की सेल्स कैसे रही, हमारी जो है ना ट्रेडिंग कैसे चलती रही, हमारे पास जो है ना पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको जो है ना ग्राफ्स पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, चार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं जिस पे वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सके कि कंपनी के जो है ना प्रॉफिट्स और ये सारे के सारे जितने रेवेन्यू सिस्टम है वो कैसे चलता रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे डीएसएस सिस्टम जो है ना हमारे पास इंडिविजुअल्स के एग्जीक्यूटिव के लिए कस्टमाइज किया जाता है कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा स्ट्रेटेजिक लेवल पे। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि सीईओ ईआईएस में इंक्लूड्स स्पेशल स्प्रेडशीट दैट प्रेजेंट financial data comparing the company to its principal competitors and graphs showing current economic and industry trend। कि जो है ना जब सीईओ बैठेगा ठीक है और अपने ईआईएस सिस्टम को देखेगा तो उसके कंसर्न किसके साथ होगा कि कंपैटिटर कैसे काम कर रहा है, उनके प्राइसेस क्या चल रही है, वो कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, उसकी डिमांड प्रोडक्ट की किस तरीके से चल रही है और उसको देखना है कि हमारी इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या जा रहा है। चीज़ें जो है ना महंगी होती जा रही हैं, प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं या प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनके डिमांड कैसे चल रही है, प्रोडक्ट उनको टाइमली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उन चीज़ों के साथ उसका कंसर्न ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो ईआईएस सिस्टम होता है वो बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पे चलता है ताकि वो जो है ना फॉरवर्ड की तरफ देख सके क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे है। तो स्ट्रेटेजिक वाले को तो इसके साथ कोई काम नहीं है कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया या क्या हो गया, बल्कि उसके कंसर्न तो 3 साल 4 साल 5 साल प्लान्स के लिए है कि 5 साल बाद 4 साल बाद हमने क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है, न्यू प्लांट डेवलप करना है, क्या करना है। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज करेगा, लेकिन फॉरवर्ड की तरफ देखिएगा, बैकवर्ड की तरफ नहीं देखेगा कि पास्ट में क्या होता आ रहा था, बल्कि वो पास्ट की गलतियों को देखते हुए क्या करेगा, अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाएगा और उसके लिए उसको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए बल्कि उसको ग्राफ्स चाहिए, बार्स चाहिए, ठीक है, पाई चार्ट्स वगैरह चाहिए कि हमारे कस्टमर शेयर कितना इंक्रीज हो गया, कितने मार्केट में हमारे जो है ना मजीद न्यू कस्टमर ऐड हुए, हम किस इलाकों तक फैल गए जियोग्राफिकली। इन चीज़ों के साथ उसका कंसर्न ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहता है कि ई आई एस emphasize graphical displays and simple user interfaces with high-level executive summary styled dashboard. Executives can drill down into various components of dashboard to extract more detailed information if required। कि वहाँ पे आपके पास जो है ना पाई चार्ट ग्राफ सब कुछ मौजूद होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वहाँ पे वो अवेलेबल होती है।
अगर वो इन डिटेल डेटा चाहता है उसके बारे में, तो वहाँ पे उसके साथ जो है ना टेबल्स बने होते हैं, टेबल्स में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो भी जिस लेवल की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को चाहिए वो उसको जो है ना ग्राफ से भी मिल सकती है, टेबल से भी मिल सकती है, और वो जो है ना उन चीज़ों को डिटेल के साथ देख के अपने डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, कौन सी चीज़ इसमें शामिल होती है। कहते हैं कि हेल्प्स सीनियर मैनेजर्स टू मेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन विद मैनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स सच एज प्राइस फिक्सिंग। ठीक है कि वो जो है ना डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसके तमाम फैक्टर्स जो है ना उसको बताए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें उसको जो है ना इफेक्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, जो फ्यूचर में करने वाली है वो सारे इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो सारे के सारे अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, तमाम के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हर एक चीज़ को एनालाइज करेगा। तो इसीलिए वो तमाम फैक्टर्स को देखेगा कि कौन सी चीज़ें जो है ना उसके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। सेकंड कहता है टेंड्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव एट रियल टाइम। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से उसके लिए वो चीज़ तैयार की जाती है, तो फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और स्पेशल एक सिस्टम है हमारे पास डिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें हमारे अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी होगा, और हर बंदा जिस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो क्या करेगा, उसी जिस सिस्टम को जो है ना डिजाइन करेगा ताकि उस लेवल की इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके। इसके बाद हमने कहा कि ऑफन लिमिटेड इन यूज टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स विद इन द बिजनेस। और हमें कहा कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीनियर्स के लिए होगा, क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए ये कस्टमाइज होकर तैयार किया जाता है। तो जिसके जो इन्फॉर्मेशन की नीड्स होंगी उसके मुताबिक ये चीज़ डिज़ाइन किया जाता है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से अब हर एक को तो एक्सेस नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए वो चीज़ एक्सेसिबल होती है। तो एग्जेक्टिव लेवल या एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में देखता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ग्राफ्स वगैरह देखता है, अपने रेवेन्यूज वगैरह को देखता है। ठीक है, जो उसको चार्ट्स की सूरतों में मिलती है। और मार्केट के देखता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई सिचुएशन है, कंपैटर्स कैसे परफॉर्म करें, उन तमाम चीज़ों की एनालिसिस उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ना कलेक्ट करके ये प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है कि उसको अब कहाँ पे जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इससे एक और बेहतर सिस्टम हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे बनाया जाता है, दैट इज आवर एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, कहता है कि ईएसएस प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट्स द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड। ठीक है कि इसके पास जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो हम जो है ना उसके पास जजमेंट करने के जो है पूरे के पूरे एल्गोरिथम्स, हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो क्या करता है कि इन चीज़ों को देखता हुआ कलेक्ट करता है डेटा, और उसी सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है, आपको रिपोर्ट देता है। ठीक है, सो कहता है कि इट कंटेन्स डेटाबेस ऑफ रेगुलेटरी एक्सपीरियंस एंड सिनेरियोस एज वेल एज सेट ऑफ रूल्स अप्लाइंग द नॉलेज टू ईच पर्टिकुलर सिचुएशन described by the program. Example include legal diagnostic, medical diagnostics, processing loans, or social level programs that play chess. ठीक है कि जैसे आपके पास जो है ना, अगर सिंपल एग्जांपल हम देखें एक्सपर्ट सिस्टम की, तो आप जो क्या करते हो कि जब मोबाइल कोड जो है ना या अपना एटीएम कार्ड जो है ना अपना रजिस्टर कराते हो, तो उसके लिए आपको जो है ना नंबर दिया जाता है, तो आप कॉल करते हो उस नंबर पे, तो वहाँ पे आपके पास जो है ना ऑटोमेटेड कॉल शुरू हो जाती है। वो आपको कहते हैं कि जी किस काम के लिए आपने जो है ना कॉल किया है, तो आप उसमें से पर्पस चूज करते हो। फिर आपको कहा जाता है अच्छा ठीक है, कार्ड को जो है ना एक्टिवेट करना है, तो अब आप जो है ना क्या कर रहे हो कि 16 डिजिट्स या 20 डिजिट्स जितने भी नंबर होता है आप उसको डायल कर लें। जैसे ही आप उसको डायल कर लेते हैं, फिर आपको कहते हैं कि जी आप जो है ना हमारे यहाँ पे ये फादर की इन्फॉर्मेशन या मदर की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दें। आप वो प्रोवाइड करते हो, फिर उसके बाद दोबारा वो आपको रिस्पॉन्स देता है, और फिर आपको कहता है कि जी सक्सेसफुली आपका कार्ड जो है ना अप टू ऑनलाइन हो गया, हो गया या एक्टिवेट हो चुका है। 48 आवर्स के बाद वो काम करेगा। तो ये क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो इन चीज़ों को एनालाइज करता है, और इसके बेसिस पे तमाम की तमाम चीज़ों को सेंस करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है। तो लोन प्रोसेसिंग और इसमें भी यही होता है कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट ज़्यादा करना चाहता है, तो वो वहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसके ऊपर लगे होते हो, प्रोसेस करते हो, तो ऑटोमेटेड उसी कॉल्स वगैरह के जरिए पे वो सारा का सारा इसको जो है ना प्रोसेस कर रहा होता है, और आपको फिर बता देता है कि आपका काम जो है ना हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आप मोबाइल पे लोन ऑलरेडी ले चुके होते हो, दूसरी दफ़ा जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो डायरेक्टली आपको कह दिया जाता है कि जी आपके जो है ना ऑलरेडी आप लोन ले चुके हो। तो अब कोई वहाँ पे एक अलग बंदा तो नहीं बैठा हुआ कि जो आपके जो है ना इन चीज़ों को देख रहा है और आपको कहे कि नहीं हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बल्कि क्या होता है, जैसे ही अभी आपने जो है ना कॉल मिलाई नहीं होती या मैसेज किया नहीं होता, डायरेक्टली आ जाता है मैसेज फेल्ड। तो ये सारे के सारे एक्सपर्ट सिस्टम आपके पास डिजाइन किए गए होते हैं। तो इसलिए कहता है कि एक्सपर्ट सिस्टम गिव्स मैनेजर एडवाइस सिमिलर टू व्हाट दे वुड गेट फ्रॉम अ ह्यूमन कंसल्टेंट।
Artificial intelligence enables computer to reason and learn to solve problems in much the same way as humans do, using what if reasoning. Although they are expensive and difficult to create, expert systems are finding their way into more companies as more applications are found. ठीक है कि अब ये ह्यूमन की तरह ही आपके साथ इंटरेक्शन करता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल लें तो हमारे पास सीरी मौजूद है, हमारे पास गूगल असिस्टेंट मौजूद है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको ह्यूमन की तरह ही आपसे बातें कर रहे होते हैं, आप उसके साथ डिस्कशन करते हो, आप उनसे ट्रैक वगैरह पूछते हो, वो आपको बता रहे होते हैं, सजेशंस दे रहे होते हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, अपने लिए इस तरीके से इंटेलिजेंट सिस्टम्स डिजाइन करती है जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जैसे ह्यूमन करता है, उनके साथ डिस्कशन करता है। और वो क्या करते हैं, व्हाट इफ रीजनिंग के साथ चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या ऑप्शन प्रेस करेगा, अगर ये चीज जो है ना इसने इस तरीके से कहा तो क्या आंसर दिया जाएगा। तो पहले से उसके साथ जो है तमाम के तमाम सिनेरियोस को अटैच किया जाता है व्हाट इफ के थ्रू, कि अगर वो किसी और ऑप्शन की तरफ जाता है तो क्या रिस्पॉन्ड देगा। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अब गूगल मैप है, तो गूगल मैप में आप यहाँ से पेशावर से लिख दो कि जी मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, तो वो दोनों रास्ते खुद ही चूज कर रहे हैं। अब जैसे ही आप जो है ना मोटरवे की तरफ क्लिक करते हो, वो जो है ना आपको मोटरवे पे फॉलो करना शुरू कर देगा। अगर आप जो है ना कहेगा कि जी सामने यू टर्न ले लें, आप यू टर्न नहीं लेते, आपको डायरेक्टली जो है ना वो अपडेट होके कहेगा कि अच्छा इतने मिनट बाद दूसरा यू टर्न आ रहा है, आप उसको जो है ना वहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं, दोबारा इस रोड के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो क्या है, दिस इज द एक्सपर्ट सिस्टम्स की जो आपको क्या करके बता रहे हैं, रास्ता खुद फाइंड आउट करके दे रहे हैं और आपके जो है ना काम को आसान बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं। सो इसलिए कहता है कि एक्सपर्ट सिस्टम आल्सो being used to help explore for oil, schedule employees, work shift diagnosis, diagnose illness. Some expert system take place of human experts, whereas other assist them. ठीक है कि आपके पास जो है ना ऑयल स्केजुलिंग करना, ऑयल एक्सप्लोर करना, उसके लिए ढूंढना कि कहाँ पे ऑयल है कि नहीं है, उसके लिमिट्स को चेक करना, ठीक है, स्केजुलिंग करना एम्प्लॉयज के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना ऑटोमेटेड सिस्टम हमारे पास बनाए जाते हैं जो क्या करे, एक्सपर्ट सिस्टम इन्हीं बेसिस पे हमारे पास वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि व्हाट इज अ सुटेबल ऑप्शन फॉर अस, फॉर विच ऑप्शन वी हैव टू गो एंड फॉर नॉट। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए कहता है कि एक्सपर्ट सिस्टम आर मोर एफिशिएंट व्हेन फॉलोइंग प्री कंडीशंस एग्जिस्ट, कि आपके पास कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करें तो वहां पे ये बहुत ज्यादा बेहतर काम करता है। कहाँ पे आपके पास जो है ना काम बेहतर कर सकता है, प्रॉब्लम इज रीजनेबली वेल डिफाइंड, जितना आप मसले को बेहतर तरीके से बता देते हो वो उतना ही बेहतर आपको आंसर दे सकता है क्योंकि कंप्यूटर है। सो कंप्यूटर को तो जब जितना आप इंफॉर्मेशन दोगे वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन देगा। जैसे एम एस एक्सएल है तो एम एस एक्सएल में अगर आप लिखते हो कि जी 2+2, तो वो आपको बता देगा 4। अगर आप उसको कहते हो कि व्हाट इफ, कि अगर उसके जो है ना मार्क्स 10 से ज्यादा है तो वो पास होगा, अगर 10 से कम है तो फेल होगा, तो वो आपको जो है ना उसी के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन देगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप उसको जो है ना पुट करोगे, जितना उसको प्रॉब्लम बताओगे, वो उतना ही आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एक्सपर्ट कैन डिफाइन सम रूल्स, एक्सपर्ट उसको जो है ना रूल्स बताते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आपने इसको प्रोसेस करना है। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे तो प्रोसेसिंग सिस्टम आपका बेहतर चलेगा। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कि आपके पास एक सिंपल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जब आपके लिए इनफ नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे हम इसकी तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक रूटीन एक्टिविटी आपके पास परफॉर्म हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग की, तो अब कस्टमर को सामान देना है कि नहीं देना है, इसके लिए हमें इसको एक्सपर्ट सिस्टम की क्या जरूरत है। वो तो हमारे पास वही से हमें खुद पता चल जाएगा कि कस्टमर को हमने सामान देना है कि नहीं देना। लेकिन जहाँ पे इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे हम जो है ना काम को परफॉर्म करना होता है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो कहते हैं कि experts can be released to focus on more difficult problems, investment cost is justified, कि फिर जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको कह दो कि आप दूसरे प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बजाय इसके कि आप इन चीजों के ऊपर बैठ जाओ और इन छोटे मोटे मसलों को हल करो, ये तो हमारे पास कंप्यूटर ही सॉल्व करके दे देगा हमें। हमें जो है ना जो मेजर प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस आ रहे हैं एनवायरमेंटल, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑलरेडी जस्टिफाइड होती है कि कितने कॉस्ट हमारे ऊपर आ रही है, कितने जो है ना हमारे ऊपर सेटिंग करनी होगी, पहले से आपको तमाम की तमाम कॉस्टिंग उसकी मालूम होती है कि सेटअप को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो कहते हैं कि इससे फायदा क्या मिलता है जो एक्सपर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अलाउज नॉन एक्सपर्ट टू मेक एक्सपर्ट डिसीजन, कि जो नॉन एक्सपर्ट है उसको भी मौका मिल जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके, उसको भी पता चल सके कि विच वे इज मोर सुटेबल फॉर देम एंड विच इज नॉट। फास्ट एक्यूरेट और कंसिस्टेंट एडवाइस मिलती है। जैसे अब सीरी है तो सीरी को आप कह देते हो कि जी मुझे जो है ना आसपास के रेस्टोरेंट बता दो, तो आपको तो नहीं पता कहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो डायरेक्टली आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर देता है गूगल रिव्यूज और उनको देख के उसके बेसिस पे आपको बता देगा कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। कहता है कि एबिलिटी टू चेंज इनपुट डिटेल्स टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस,
ठीक है, कि जो आप इनको डिटेल दे रहे हो तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने अब आपको कहा कि इस्लामाबाद के लिए जाना है, तो गूगल आपको दोनों रास्ते बता देगा। अगर आपको जीटी रोड का नहीं पता तो वो डायरेक्टली उसको भी बता देता है आपको। रिडक्शन इन स्टाफ कॉस्ट, लेस एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपको एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं है कि इन लेवल पे भी आप एक्सपर्ट हायर करो। आप हाई लेवल पे सीनियर डिसीजन मेकिंग पे, मेजर डिसीजन मेकिंग की तरफ आप जो है ना एक्सपर्ट्स को रखो। ये जो छोटे मोटे आपके डिसीजन मेकिंग है, ये सारे के सारे आपके लिए कौन करके देगा? एक्सपर्ट सिस्टम करके देगा। और आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगा? वो सही जगह पे यूज होना शुरू हो जाएगा कि जिस मकसद के लिए आपने उसको हायर किया है वो वही चीजों के ऊपर फोकस करेगा, ये रूटीन की एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं करेगा। जिससे आपको कंप्यूटर एडवांटेज भी हासिल हो जाता है और 24 आवर्स आपको जो है ना सर्विसेज भी मिल जाती है। और मल्टी एक्सेस कैन डील विद मैनी प्रॉब्लम्स एट वन टाइम। और बहुत से प्रॉब्लम आपके वन टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी भी जो है ना रात के 12 बजे 1 बजे आप पीटीसीएल को कॉल कर लो तो कोई नुमाइंदा तो नहीं बैठा होगा कि जो आपको रिपोर्ट करे। बल्कि क्या होगा, आपको कहेंगे जी प्रेस करें 1 बटन 2 बटन 3 बटन, इस तरीके से चलते जाएंगे, आपको कह देंगे जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। तो 24 आवर्स आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल होती है। आप किसी भी टाइम जो है ना कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके बहुत से मसले एट अ टाइम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे जो है ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब कंप्यूटर है तो उसके सारे फायदे तो ही नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके जो है ना डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हमने कहा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपके इसके ऊपर आते हैं जब आप इस किस्म के सिस्टम को डिज़ाइन करते हो। कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है कि पूरा एक स्ट्रक्चर इस किस्म के डिज़ाइन कर सको। टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होती है, कभी मिस्टेक्स आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं हो रहा, तो उसको जो है ना आपको सेट रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली लर्न, इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड बाय एक्सपर्ट्स। जाहिर सी बात है, हमने जो है ना कहा हुआ है कि कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना ट्रेंड स्टूपिड्स हैं जो खुद कुछ नहीं जानते, बल्कि आपको उनको बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जहाँ पे हम व्हाट इफ और इस किस्म के लॉजिक्स और इनको करना डिजाइन करके देते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो वो उसको आंसर नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो हमें उसको एक्सपर्ट जो है ना एक्सपर्ट के थ्रू उसको अपडेट रखना पड़ेगा। यूजर एज ए नॉन एक्सपर्ट में गिव इनएक्यूरेट एडवाइस विदाउट रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, कि अगर हमारे पास यूजर्स हैं, नॉन एक्सपर्ट है, तो वो जो है ना क्या कर सकता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो इनकरेक्ट जो है ना एडवाइस मिलेगी उसको, या फिर उसको एडवाइस ठीक से मिलेगी लेकिन वो उसके साथ एग्री नहीं करेगा, अपने ही जहन पे जुड़ा रहेगा कि नहीं, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ इट शुड बी लाइक दैट। डाउन टाइम, हमारे पास सिस्टम फेलियर ठीक हो गया, सिस्टम डाउन हो जाता है, लिंक डाउन हो जाता है, काम नहीं करता, कॉल मिलाते जाओ बार बार कॉल नहीं मिल रही, ठीक है, बिजी हो जाता है नेटवर्क, तो वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। रिलायंस प्रोबेबल रिडक्शन इन बेसिक स्किल्स, पॉसिबल यूजर रेजिस्टेंट फॉर हाई लेवल एक्सपर्ट्स। ठीक है, कि आपके पास जो है ना इसके ऊपर रिलाई करना मीन्स कि अपने बेसिक स्किल्स को जो है ना अवॉइड करना। ठीक है, कि आप जो है ना छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप मेजर डिसीजन मेकिंग की तरफ कहाँ पे आओगे। ठीक है, और फिर आपके पास जो है ना कहता है कि रेजिस्टेंस फॉर हाई लेवल एक्सपर्ट, के लोग हाई लेवल एक्सपर्ट्स की तरफ फिर रेजिस्ट करते हैं, कहते हैं कि बस ये डिसीजन भी हमें यही सॉल्व करके दे, हमारे सारे मसले यही हल करके दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, अब इसके पीछे हम कहाँ पे किसके पीछे फिरेंगे। तो इसलिए कहता है कि इसमें से हमारे पास कुछ स्पेशलाइज सिस्टम अगर हम देखें तो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया है, फारेस जिसको हम कहते हैं, जो हमारे क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग हमें करके देता है। कि हमारे पास जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिजनेस की चल रही होते हैं, वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन उसके बारे में गेन करते हैं कि हमारे पास जो है क्या चीज़ डेबिट हुई, क्या क्रेडिट हुआ, हमारे एसेट्स क्या थे, हमारी लाइबिलिटीज क्या थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐड करते जाता है। सेकेंड, हमने कहा कि रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाकर देता है, हमें बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ उसको, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो वहीं पे हमें पता चल रहा है पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है। तो वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन हमें अप टू डेट मिलती जाती है। और जब हमें उसके जो है ना स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो उसी टाइम हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करके देता है। तो इसीलिए कहता है कि ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं कि वो अपने ट्रांजैक्शन वगैरह को अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इसके ज़रिए से जो है ना मुहैया कराते हैं। उनके जो है ना तमाम के तमाम बुक्स कीपिंग जितनी भी होती है, जो अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं या फिर लेजर जो है ना उसके लिए बनाकर देते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास क्या कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कर रहा है कि जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो वहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, उसको रिपोर्ट्स तैयार करके देता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है कि कंपनियां जो है ना फिर साल के एंड पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं, उनके पास कंप्लीट एक रिपोर्ट आ जाती है कि कंपनी की स्टेटमेंट्स क्या थी, कंपनी के जो है ना बैलेंस शीट क्या थी, वो सारे घर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले क्या होता था, बाय हैंड मैनुअली एक एक स्टेटमेंट बनाते थे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखते थे, जिस पे टाइम लगता था। जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि हम क्या करते थे
कि जैसे आपके पास जो है ना बारकोड रीड के जरिए से तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो अब उसको कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है कितनी नहीं मंगवानी, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करेगा, रिपोर्ट आ जाएगा। कितना सामान हमने मंगवाया था, कितना बिक गया, डायरेक्टली उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम मस्ट बी रिलायबल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। एक्सेस टू डेटा एंट्री शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल। ठीक है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हमारे पास प्रॉपर तरीके से हम डिजाइन करेंगे, ऐसे ना हो कि हम उसको जो है ना एक लो लेवल या ट्रायल बेसिस पे एक सिस्टम डेवलप कर लें जो कि हमारे पास करप्ट हो जाए या उसमें कोई इश्यूज आना शुरू हो जाए, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड हमारा जो है ना मेंटेन नहीं हो पाएगा, बल्कि वो सारा का सारा खराब खराब हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ऑथराइज लोगों की तरफ छोड़ेंगे उसको, हर एक बंदे को उसका एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि हर एक बंदा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, कोई भी सिस्टम को जो है चेंज कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को। फिर कंप्यूटर के ऊपर जो हमारी रिलायबिलिटी होगी वो हमारी कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो रिलायबल नहीं रहेगा हमारे लिए। दूसरा हमारे पास कुछ और सिस्टम जो हम यूज करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसके लिए भी लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को डिजाइन करती है, जिसमें क्या करता है, कहता है कि अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को देखें तो आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन प्लेस करना, चाहे वो होटल्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, डायरेक्टली रिजर्वेशन हो जाती है, आपको मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो आप इसी के थ्रू जो है ना सारे के सारे बुकिंग्स करते हो। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो जो है ना अपने इस किस्म के ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपके पास दराज और इसका होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, डायरेक्टली वहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। आप जो है ना कह देता है कि जी आपको मैसेज आ जाता है कि जी आपका ये ऑर्डर नंबर है, ये प्लेस हो गया, आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसीलिए कहता है कि द सिस्टम विल बी लिंक्ड to inventory control system so that sale person can establish whether the organization is capable of fulfilling the order or receive। कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि इसको वो अपने इन्वेंट्री के साथ कनेक्ट करेगा। क्यों कनेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंट्री में वो सामान मौजूद है कि नहीं है। तो आप जो है ना क्या करते हो, बाटा या इसकी साइट पे जाते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखा होता है जी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो कहाँ से पता चला, ऐसे ही पता तो चला कि वो जो है ना कनेक्टेड था इन्वेंट्री के साथ। तो वहां से उसको पता चला कि ये सामान इतने क्वांटिटी में मौजूद है, ये बिकता गया और खत्म हो गया, तो ये आउट ऑफ स्टॉक। जो हमारे पास वन क्वांटिटी पे मौजूद होगा डायरेक्टली वहाँ पे बता देता है कि वन क्वांटिटी है, अगर 5 है तो 5 बता देगा। तो क्या है कि वो आपके ऑर्डर को उसी अकॉर्डिंगली प्रोसेस करते हैं। जो दूसरा मोस्टली हमारे पास यूज्ड है, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। कि जो क्या करता है कि इन्वेंट्री बिजनेस में हमारे पास जो सामान मौजूद है उसके बारे में पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ना हमारे लिए डिजाइन किया जाता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक है, और कितनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए। कहते हैं कि the control system should be able to indicate accurate level of inventory for all the lines maintained by business and triggers ordering of replacement inventory when inventory level fall into a certain level। ठीक है कि लेट से आपके पास जो है ना एक जार है, तो यहाँ तक आपने जो है ना सारा का सारा सामान भरा हुआ था, अब ये लिमिट लास्ट तक आ रही है, तो डायरेक्टली अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। आपको बता देगा कि जी सामान जो है ना हमारे पास खत्म हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, इसको रिफिल करो। तो जैसे हमारे पास गाड़ियों वगैरह में क्या होता है कि उसका रिजर्व का सिस्टम होता है कि जैसे ही फ्यूल अपने लेवल से डाउन होना शुरू हो जाता है, रिजर्व का ऑप्शन ऑन हो जाता है, फिर आप जो है ना उसको रिफिल कराते हो तो काम चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। तो इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी इन चीज़ों को देखता है कि कब इन्वेंट्री को लेकर आना है, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी के बेसिस पे कहता है कि दोनों के ऑर्डर प्रोसेसिंग हो या इन्वेंट्री हो, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि एक तो हमें जो है ना करेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है, एक्यूरेट रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, जिस वक्त भी हमें देखना हो कि हमारे पास कितना सामान मौजूद है, इन्वेंट्री कितनी मौजूद है, हम डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि हर एक रूल जो हमारे पास होगा वो क्या करेगा, रीऑर्डर के बारे में बताएगा कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल हमारे पास क्या है, रिजर्व हमारे पास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको जो है ना क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपनी इन्वेंट्री को। फिर एज भी बताएगा हमें कि कब से कौन सा सामान पड़ा हुआ है, कौन सा सामान बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा, वो इन चीज़ों के बारे में बताएगा। क्या वो एक फूड है हमारे पास, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह जो हम पुट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, वो इवेलुएट करके हम बताते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना एक्सपायर हो जाएगी या कितने जो है ना टाइम और इसमें रहता है। तो हमारे पास वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है तो इसके बारे में भी बताता है कि कब तैयार हुआ था, कितने दिनों से ये स्टॉक पड़ा हुआ है, और कब जो है ना ये खराब होने वाला है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि शॉर्टेजेस के बारे में हमें बताता है कि जब आपको मिनिमम ऑर्डर के बारे में बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब रिजर्व के बारे में बता रहा है तो फिर जब वो खत्म होने के लिए आएगा तो फिर भी आपको जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन तो देगा कि सामान अब टोटली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है।
तो इसीलिए हमने क्या कहा कि वो सिस्टम क्या करेगा कि इंडिविजुअल और टोटल कॉस्ट हमें आइटम्स की भी बताएगा और हमें जो है ना सप्लायर के बारे में डिटेल बताएगा कि कितना सामान हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और हमें सप्लायर से कितना मजीद मंगवाना है और किसको कब पेमेंट करनी है, उन चीज़ों के बारे में हमें बताएगा। फर्दर कहता है कि डिलीवरी डेट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मस्ट बी कंटेन्ड एंड मेंटेन टू एनेबल द वेयरहाउस मैनेजर्स टू मैनेज गुड्स मूवमेंट इनवर्ड एंड डिस्पैच। कि डिलीवरी डेट्स भी हमारे पास मेंशन करेगा कि कब कौन सा सामान भिजवाना है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, और कब जो है ना फिर रिन्यू करना है अपनी इन्वेंट्री को कि ये सामान भाई कि अब दोबारा से हम उसको ऑर्डर दें, कुछ और सामान तैयार करें, इस चीज़ के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। सो कहता है कि द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड टू इंश्योर इट कैन बी फाउंड इजीली एंड एफिशिएंटली। कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे बड़े बड़े स्टोर में होता है, वॉलमार्ट और वहाँ पे होता है, तो उनके पास अपना रिकॉर्ड मौजूद होता है, उनको पता है कि हमने कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो कस्टमर अगर वहाँ पे जो है ना काउंटर पे आता है, कोई चीज़ ऑर्डर करता है, तो उनको डायरेक्टली मिल जाता है। ये नहीं है कि आप पूरे माल में जो है ना वो फेरे कहाँ पे मैंने रखा था, कहाँ पे नहीं रखा था। उस किस्म के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। एक और सिस्टम हमारे पास मौजूद है, दैट इज पर्सनल सिस्टम। पर्सनल हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ है, कि उनके बारे में इस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारा जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनकी ड्यूटीज़ क्या है और वो अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें देखी जाती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और स्टाफ डेवलपमेंट एंड अप्रेजल। कि रिक्रूटमेंट में हमारे जो है ना देखा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास क्या हुआ, कहता है कि फर्दर मोर द सिस्टम contains significant amount of sensitive and confidential information, meaning there must be strict control around maintaining data security and access to the system। ठीक है, कि आपके पास ये जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और स्टाफ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी कॉन्फिडेंशियल हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में, ये क्या करेगा, अपने पास उसको प्रॉपर मेंटेन रखेगा और इस चीज़ की एश्योरिटी देखेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं ले रहा। अब आपके पास एक बंदे की सीवी पड़ी हुई है, उसमें जो है ना उसका पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ है, तो वो कोई और तो नहीं उठा सकता। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे पुट की हुई है उसको सिक्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कहता है कि हमारे पास ये जो रिक्रूटमेंट है वो क्या होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है कि आप जो है ना पूल ऑफ कैंडिडेट्स जनरेट करते हो कि आपके पास जो है ना सीवी आ जाए, लोग अट्रैक्ट हो जाए कि लेट्स से हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो अब मैं अखबार में दे देता हूँ कि हमें अकाउंटेंट चाहिए, जिसने क्या किया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, कि वो जो है ना अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, वो जो है ना क्लोजिंग करके देगा हमें। ये उसकी जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी जॉब की, तो उस बंदे ने जो है ना बीकॉम किया हो, सीए किया हो या सीए किया हुआ हो, और वो जो है ना सिर्फ एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट अखबार में दे दी है, तो उसके बाद मेरे पास सीवी आना शुरू हो जाएंगे। तो जब मेरे पास सीवी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की सीवी आ जाए और हम उसको जो है ना फिर फ़िल्टर करना शुरू कर दें। सेकंड हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना रिडंडेंसी, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन भी लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास सिलेक्शन भी ऑप्शन मौजूद है, कि जब आपके पास जो है ना रिक्रूटमेंट सीवी वगैरह आ जाती है तो उसमें फिर सिलेक्शन करते हो। अब सिलेक्शन के लिए उसका टेस्ट भी ले सकते हो, उसके लिए उसका इंटरव्यू कर सकते हो, या टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मेथड रख सकते हो। कोई भी तरीका यूज़ करके आप सिलेक्शन करते हो और फिर उस एम्प्लॉय को हायर करते हो। सो दैट इज़ अ सिलेक्शन। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा कि स्टाफ डेवलपमेंट एंड अप्रेजल, कि स्टाफ को डेवलप करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना। ठीक है, कि कहीं पे अगर आप जो है ना साल कंप्लीट हो जाता है और आप उसकी परफॉर्मेंस को एवलुएट करते हो, तो आपको लग जाता है कि जी मेरा स्टाफ यहाँ पे इनकम्पिटेंट है या ये काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए क्या करते हो, स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करते हो। आप डायरेक्टली उसको निकाल नहीं देते कि आप कहो कि बस निकल जाओ, आपको ये काम नहीं आता, बल्कि आप उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हो। अगर वो उससे इम्प्रूव हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं हो पाता तो आप उसको रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्टाफ के डेवलपमेंट एंड अप्रेजल डेवलप करते हैं। सेकंड बात ये कहते हैं रिडंडेंसी, कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वॉलंटरी रिडंडेंसी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपल्सरी रिडंडेंसी, मेकिंग श्योर दैट कंपनी फॉलोज ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि आप जो है ना एम्प्लॉयज को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, निकालना चाहते हो, आपके पास जो है ना सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं रहे या कोविड की सिचुएशन थी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इतना प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा, उसके यूनिट्स बंद है, तो अब वो एम्प्लॉयज को जो है ना रिड्यूस करना शुरू कर देगा, तो कुछ एम्प्लॉयज वो चले जाएंगे, या फिर आप उसको जो है ना निकाल रहे होते हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है ना सिस्टम डिजाइन करोगे कि लीगली आप इसके ऊपर बाउंड आ जाओ, कि वो आपको कहे कि सिर्फ मुझे ही क्यों निकाला है, ठीक है, बाकी एम्प्लॉयज भी तो थे, उनको भी तो रिड्यूस किया जा सकता था। तो उसके लिए प्रॉपर इन चीज़ों को कंप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल,
कि हमारे पास जो है ना उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके सैलरी, उनके हॉलीडेज, ये तमाम चीज़ों को देखना, मेडिकल और फैमिली कॉन्टैक्ट डिटेल उनके पास, एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री और ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ये सारा का सारा मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एक एम्प्लॉय है, मेरे पास उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको फैसिलिटीज़ कैसे दूँगा? जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हर बंदा जो है ना अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रखवाता है, फिर अगर शादी कर रहता है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है, फिर जो है ना बच्चों के अलाउंसेस, स्कूल के खर्चे और ये सारी की सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है, आहिस्ता-आहिस्ता अप्लाई करता जाता है। उनकी वहाँ पे वो पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो उसी के बेसिस पे उसको पेंशन, उसको जो है ना ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग प्लान्स, क्वालिफिकेशन, सिक लीव और ये सारे के सारे बोनस, रिवार्ड्स, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि उसी के बेसिस पे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट किस्म की जो डिसीजन मेकिंग हमें करनी होगी, वो आसानी से हम कर पाएँगे। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया होता है, थंब एक्सप्रेशंस लगाए होते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो है ना टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उस थंब एक्सप्रेशन से क्या होता है, अगर वो जो है ना वहाँ पे टाइम पे नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, टाइम पे आ रहा है तो बस सही है, उसको जो है ना कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे के सारे सिस्टम उसके लिए डेवलप किए जाते हैं। इसी तरीके से पर्सनल मैनेजमेंट की रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे वो उसको जो है ना समरी प्रोवाइड कर देगा। जब जो है ना आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स को या जो है ना जो हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा टॉप मैनेजमेंट है, उसको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो क्या कर लेगा कि वहाँ पे पूरी रिपोर्ट जो है ना अपने लिए निकलवा लेगा। ठीक है? उसमें देख लेगा कि जी कौन से एम्प्लॉयी कितनी छुट्टियाँ कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या मसले चल रहे हैं, किसको कितनी सैलरीज़ ऑन एवरेज मिल रही है, किस एज के हमारे पास लोग ज़्यादातर ऑडिशन में बैठे हुए हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, कितनी एब्सेंटीज़ हो रही हैं, कोविड से पहले कितनी एब्सेंटीज़ हो रही थी, कोविड के बाद कितनी एब्सेंटीज़ चल रही है, एम्प्लॉइज़ पुअरली परफ़ॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास जो है ना पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम था। एक और सिस्टम जो ऑर्गेनाइज़ेशन यूज़ करती है, दैट इज़ नोन एज़ एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग, जिसको हम ईआरपी सिस्टम कहते हैं। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइज़ेशंस जो है ना इसको बनाती हैं, जिसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ उनकी जो है ना क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, आपस में इंटीग्रेट होती हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब जैसे हमारे पास कहता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, ठीक है? तो इसके लिए लोगों ने ईआरपी बनाया होता है कि आपके पास कितना सामान मौजूद है, कितना सामान बिक गया है, वो सारा का सारा काम आपको ईआरपी करके देता है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल दिया कि प्रोडक्शन बिजनेस रिसोर्सेज, कि आप देखते हो कि बिजनेस के रिसोर्सेज मेरे पास कैश कितना है, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी और पर्सनल कौन कौन से हैं, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इन्होंने बनाया होता है ईआरपी सिस्टम, तो क्या होता है कि वहाँ पे टीचर का रिकॉर्ड पड़ा होता है, स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो टीचर जिस टाइम क्लास में जाता है वहाँ पे वो पंच कर देता है कि कौन-कौन प्रेज़ेंट थे, जो नहीं था प्रेज़ेंट बस वो जो है ना एब्सेंट मार्क कर देता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी सेव होती जाती है। जब उनका जो है ना एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो वो पहले से उसके लिए लिस्ट तैयार कर देता है कि ये स्टूडेंट जो है ना शॉर्ट अटेंडेंस में है, ये स्टूडेंट जो है ना वो अटेंडेंस उनका क्राइटेरिया मीट करता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन या इंस्टीट्यूट क्या करता है कि उसी बेसिस पे स्टूडेंट को पहले से ही बता देता है कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अब बजाय इसके कि वो एक-एक की गिनती करता और इन चीज़ों को चेक करता, ईआरपी सिस्टम इनके काम को आसान कर देता है। तो इसी तरीके से जो है ना बिज़नेसेस भी अपने प्रोडक्शन की रिपोर्ट, कैश वगैरह की इन्फॉर्मेशन रखती है, अपनी कमिटमेंट्स देखती हैं कि कितना परचेज़ ऑर्डर्स उनके पास आए, ठीक है? कितने जो है ना एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट आई हमारे ऊपर, कितना हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर्स आए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहती है। सो कहते हैं कि ट्रैकिंग इज़ परमानेंटली अपडेटेड irrespective of the department that enter the information, hence the term enterprise। इसलिए तो हम इसको एंटरप्राइज कहते हैं कि ये इस पे डिपेंड नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आई है, कि अब टीचर आया उसने अटेंडेंस लगाई बस वही हमारे पास सारा सिस्टम डेटाबेस बन गया। नहीं, एग्जामिनेशन सेक्शन भी उसके साथ कनेक्टेड होता है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन वाले जो है ना वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो पहले से ही उसको अपडेट कर देता है। अब उसके मिड में मार्क्स कम है या कुछ है, तो वो पहले से ही जो है ना उसकी डायनामिक सिचुएशन, अकाउंट्स वाले वहाँ पे देखते हैं कि उनको जो है ना फीस वगैरह नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो जो है जैसे रिसिप्ट प्रिंट करेगा, उसको पहले से नाम आ जाएगा कि जी ये इसकी फीस जो है ना वो शॉर्ट है, इसने फी पे नहीं की। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, उसको वन गो में प्रोवाइड हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि दे आर बेसिकली कनेक्टेड। लास्ट में हमारे पास जो है ना आ जाता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन-कौन से सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। तो सीनियर लेवल पे हमने क्या कहा कि स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म की डिसीजन मेकिंग होती है, उसके लिए हम एक्सपर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। मिडल लेवल वाले हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, टैक्टिकल मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए एमआईएस और डीएसएस बनाए जाते हैं।
ऑपरेशन लेवल वालों के लिए हमारे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट, डेली एक्टिविटीज जिस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं उनके साथ उसका काम होता है, तो इसीलिए उनके लिए हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो यही बात इन्होंने भी कही कि ऑपरेशन लेवल पे अगर देखें तो हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सेज इन हॉस्पिटल कितनी है, कस्टमर केयर स्टाफ कितना मौजूद है, बैंक टेलर हमारे पास कौन लगे हैं, उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मिडल में अगर हम देखें तो हमारे पास किसके बारे में बता रहा है, कहते हैं कि आपके जो है ना जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या मिडल लेवल मैनेजर्स हैं, उनके लिए जो है ना ये डिज़ाइन किया जाता है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो जैसे क्रेडिट लिमिट के बारे में जो है ना आप क्या करना है, बैंक क्रेडिट मैनेजर बैठा हुआ है तो वो उसको हिस्ट्री बताएगा कस्टमर की कि जो है ना ये प्रीवियस रिकॉर्ड था, पेमेंट्स टाइमली की है कि नहीं की, इसी के बेसिस पे वो देखेगा कि मैंने उसको लोन असाइन करना है कि नहीं करना। सीनियर मैनेजर में हमने क्या कहा कि हमारे पास सीनियर मैनेजर का रोल क्या है, वो जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग टाइम ड्यूरेशन देखें तो 3 to 5 years टाइम ड्यूरेशन इज सफिशिएंट कि वो उसके लिए प्लान बनाए कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे पहुंचाना है, कब हमने एक न्यू प्लान डेवलप करना है। टैक्टिकल वाला क्या होगा, वो देखेगा कि कब हमने जो है ना अपने सप्लायर को चेंज करना है, कब हमने जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है कि जहाँ पे हमारी कंपनी चाहती है कि हम जो है दूसरे प्लांट की तरफ चले जाएं, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। ऑपरेशन वाला क्या करेगा वो हमें बताएगा, ठीक है, कि उसकी सेल कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आई, उन चीज़ों के बारे में वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो जिस लेवल पे भी इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास, कहते हैं कि हमारे पास जो है ना 5 तरीकों से इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। पहली चीज़ प्लानिंग के लिए कि हम अपने पहले से रोड मैप ट्रैक बना लें कि कितने टाइम में कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे हमने इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं। फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं कि हमारे ये जो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये एज ए प्लान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैंने ट्रैक बनाया, मैंने उसके लिए जो है ना एक पूरा एक रास्ता बना लिया कि हमने इस तरीके से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं और इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी जगह पे कि नहीं हो रहे हैं, हम उसको देखेंगे। फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के लिए कि हमारे पास जो सेल्स परचेजेस और जो एरर्स आ रही हैं, कोई कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं, उन सब का भी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए ना। हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी गलतियों को कैसे ओवरकम करा और कहाँ पे हम प्लान में लैक्सनेस शो कर रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया था उसको परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि हमने जो प्लान बनाया हुआ है, जो बजट बनाया था और एक्चुअल में जो हमारी परफॉर्मेंस हुई, उन दोनों को हम देखेंगे कि क्या मैं अपने ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। अगर मैं ट्रैक पे नहीं चल रहा, कहीं पे मेरे प्लान में लाइकनेसेस आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा कि यार ये तो मैंने जो यहाँ पे प्लान में जो बातें बताई थी ये तो फिजिबल नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके जो है ना एडजस्ट करूँगा। और फिर लास्ट में हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे मैनेजर्स को हेल्प आउट करता है हर किस्म की डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो प्राइस हो, चाहे जो है ना वो क्वांटिटी हो, चाहे वो अपने पास जो है ना परचेजिंग के बारे में हो, प्रोडक्शन के बारे में हो, कब अपने सप्लायर को बदलना है, कब हमने नए एसेट्स लाने हैं, कब हमने टैक्सेस देने हैं, कब टैक्सेस को रिड्यूस करना है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था जिसमें हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर बात की, उनके यूजेस को हमने देखा और हमने कहा कि कौन से लेवल पे कौन सा बंदा किस तरीके से इसको यूटिलाइज करता है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।